जनवरी 2021 रात 2:11। भारत नेपाल सीमा से सटा उत्तर प्रदेश का एक सुनसान पहाड़ी इलाका। चारों तरफ फैली ठंडी धुंध ने पूरे क्षेत्र को निगल लिया था। सीमा के पास मौजूद छोटे गांवों की बत्तियां बहुत पहले बुझ चुकी थीं। कड़ाके की ठंड में दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें उस सन्नाटे को और भयावह बना रही थीं। लेकिन उसी अंधेरे के बीच सीमा से कुछ किलोमीटर दूर एक टूटी हुई सड़क पर अचानक एक सफेद बोलेरो गाड़ी दिखाई दी। उसकी हेडलाइट्स कुछ सेकंड के लिए जली, फिर तुरंत बंद हो गईं। गाड़ी धीरे धीरे जंगल की तरफ मुड़ गई और उसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गई। अगली सुबह स्थानीय पुलिस को सड़क किनारे खून के छोटे निशान मिले। पास में एक टूटा हुआ कैमरा पड़ा था जिसकी मेमोरी कार्ड गायब थी। कैमरा नेपाल सीमा पर सक्रिय मानव तस्करी नेटवर्क की जांच कर रहे पत्रकार राघव त्रिपाठी का था। राघव पिछले 3 महीनों से उन रहस्यमयी गायबियों की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था जिनके बारे में सीमा के गांवों में धीमी आवाजों में बातें होती थीं। लोग कहते थे कि रात होने के बाद कुछ गाड़ियां जंगलों के भीतर जाती हैं, लेकिन कभी वापस नहीं लौटती। और जो लोग उन रास्तों के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, वे अचानक लापता हो जाते हैं। शुरुआत में पुलिस ने इसे सामान्य अपराध माना, लेकिन जब राघव के फोन की आखिरी लोकेशन सीमा के बेहद संवेदनशील इलाके के पास मिली, तब मामला सीधे खुफिया एजेंसियों तक पहुंच गया। रिपोर्टों के अनुसार उस क्षेत्र में वर्षों से एक गुप्त नेटवर्क सक्रिय था जो केवल मानव तस्करी ही नहीं बल्कि हथियारों और नकली मुद्रा की सप्लाई भी करता था। नेपाल के पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों का इस्तेमाल करके यह नेटवर्क बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड के सीमा पार आवाजाही करता था। स्थानीय लोग दावा करते थे कि रात में पहाड़ियों के भीतर अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं और कभी-कभी गोलियों जैसी आवाजें भी सुनाई देती हैं। लेकिन डर इतना गहरा था कि कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। दिल्ली में बैठे भारतीय गुप्तचर अधिकारियों ने जब राघव की अधूरी रिपोर्ट पढ़ी तो उन्हें एक पुरानी फाइल याद आई। लगभग 8 वर्ष पहले इसी इलाके से कई किशोर अचानक गायब हुए थे। उस समय मामला दबा दिया गया था क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। लेकिन राघव की रिपोर्ट में एक ऐसा नाम दर्ज था जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। वो नाम सीमा पार सक्रिय एक रहस्यमयी तस्कर सरगना का था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके संबंध दक्षिण एशिया के कई आतंकी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। खुफिया रिपोर्टों में उसका चेहरा कभी साफ दिखाई नहीं दिया। हर तस्वीर में उसका आधा चेहरा अंधेरे में छिपा रहता था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि सीमा के पास मौजूद कई पुराने पहाड़ी रास्तों के नीचे गुप्त सुरंगें बनाई गई थीं। इन सुरंगों का इस्तेमाल दशकों पहले तस्करी के लिए किया जाता था, लेकिन अब उन्हें आधुनिक नेटवर्क में बदल दिया गया था। इन्हीं गायब लोगों में खोजी पत्रकार राघव मेहरा भी शामिल था। राघव ने अपनी आखिरी रिपोर्ट में एक ऐसे भूमिगत संगठन का जिक्र किया था जो दुनिया की नजरों से छिपकर किसी अज्ञात परियोजना पर काम कर रहा था। एक गुप्त सैन्य अभियान शुरू किया गया। रात के अंधेरे में स्पेशल ऑपरेशन यूनिट भारी हथियारों के साथ सुरंगों के भीतर उतरी। सुरंगों के अंदर की हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। दीवारों पर जंग लगे लोहे, पुराने केबल और अजीब चेतावनी चिन्ह दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे कमांडो नीचे उतरते गए, मोबाइल सिग्नल और संचार उपकरण कमजोर पड़ने लगे। कई किलोमीटर नीचे पहुंचने के बाद एक विशाल स्टील दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर किसी भी देश या संगठन का चिन्ह नहीं था, केवल एक अजीब प्रतीक उकेरा गया था जिसे खुफिया विभाग पहले कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। विस्फोटकों से दरवाजा उड़ाए जाने के बाद जब धुआं छटा तो उसके पीछे मौजूद दृश्य ने पूरी टीम को स्तब्ध कर दिया। पहाड़ों के नीचे एक विशाल भूमिगत परिसर मौजूद था। सैकड़ों मशीनें, कंप्यूटर सिस्टम, रासायनिक कंटेनर और लाल चेतावनी लाइटों से भरी सुरंगें दूर तक फैली हुई थीं। दीवारों पर दुनिया के कई देशों के नक्शे लगे थे। उन नक्शों पर लाल निशान बने हुए थे। कई फाइलों में गुमशुदा लोगों की तस्वीरें थीं। उन्हीं तस्वीरों के बीच राघव मेहरा की भी एक तस्वीर मौजूद थी। तस्वीर में वह इसी भूमिगत परिसर के भीतर खड़ा दिखाई दे रहा था। तस्वीर के पीछे जल्दबाजी में लिखा गया एक संदेश मौजूद था।
उसमें चेतावनी दी गई थी कि अगर यह संदेश किसी को मिल रहा है तो शायद बहुत देर हो चुकी है। उसी कमरे में धूल से ढका एक पुराना वीडियो रिकॉर्डर भी मिला। रिकॉर्डर चालू करते ही स्क्रीन पर राघव का चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा थका हुआ और भय से भरा था। पीछे लाल अलार्म लाइटें लगातार चमक रही थीं। रिकॉर्डिंग में राघव बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसकी सांसें तेज थीं और कैमरा कांप रहा था। उसने रिकॉर्डिंग में बताया कि इस परिसर के भीतर ऐसे प्रयोग चल रहे हैं जिनका उद्देश्य इंसानों को बदलना था। रिकॉर्डिंग अचानक तेज कदमों की आवाजों से भर गई। राघव कैमरा लेकर भागने लगा। लाल रोशनी से भरे गलियारों में हथियारबंद लोग उसका पीछा कर रहे थे। उनके चेहरों पर काले मास्क थे। भागते भागते राघव एक विशाल केंद्रीय कक्ष में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक असाधारण मशीन सक्रिय थी। मशीन के चारों ओर मानव आकृति जैसे पारदर्शी कंटेनर रखे हुए थे। उन कंटेनरों के भीतर नीले द्रव में डूबे मानव शरीर दिखाई दे रहे थे। कई चेहरों पर जीवन के हल्के संकेत अब भी मौजूद थे। राघव जैसे ही एक कंटेनर के पास पहुंचा, उसके भीतर मौजूद आकृति धीरे धीरे हिलने लगी। धुंधले कांच के पीछे एक इंसानी चेहरा उभर आया। वही चेहरा जो कुछ महीने पहले उस होटल से रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था। राघव समझ चुका था कि गुमशुदा लोग मारे नहीं गए थे, उन्हें किसी भयावह प्रयोग का हिस्सा बना दिया गया था। उसी क्षण पूरे परिसर में लॉकडाउन अलार्म सक्रिय हो गया। भारी स्टील दरवाजे बंद होने लगे। हथियारबंद लोग तेजी से राघव की ओर बढ़ने लगे। भागते समय उसके हाथ से कैमरा नीचे गिर गया। रिकॉर्डिंग में अब केवल धुंधली परछाइयां, गोलियों की आवाजें और चीखों की गूंज सुनाई दे रही थीं। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। रिकॉर्डिंग समाप्त होते ही पूरे कमरे में सन्नाटा फैल गया। ऑपरेशन की जानकारी तुरंत दिल्ली भेजी गई। सुबह होने से पहले पूरी सुरंग प्रणाली को विस्फोटकों से भर दिया गया। सूर्योदय से कुछ मिनट पहले पूरी घाटी खाली करा दी गई और फिर एक भयंकर विस्फोट ने पूरी पहाड़ी को हिला दिया। आग, धुआं और बर्फ का विशाल गुबार आसमान तक उठ गया। पहाड़ों के नीचे मौजूद वह भयावह परिसर हमेशा के लिए मिटा। सरकारी रिकॉर्ड में इस घटना को केवल भूस्खलन बताया गया, लेकिन राघव का कैमरा आज भी कहीं गायब माना जाता है और कश्मीर की उन पहाड़ियों के नीचे आज भी शायद कोई रहस्य जिंदा है। अगर आपको ये ट्रू स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आपको इस तरह की स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।